हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके लिए लेके आए हैं हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा हिंदी केवल प्रश्न पत्र। ठीक है, तो जैसा कि कल मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले आपको ग्रामर पोर्शन की तैयारी करनी है। ठीक है, हिंदी व्याकरण वाले की, तो वहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं ग्रामर वाले पोर्शन की तरफ। देखिए, तो ग्रामर वाले पोर्शन में आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का सबसे पहले रस है। ठीक है, तो करुण रस और हास्य रस आपको दो तैयार कर लेने हैं। ठीक है, दो में एक तो कन्फर्म आता ही है। ठीक है, फिर इसके बाद अलंकार पढ़ाएंगे आपको, फिर रोला सोरठा छंद पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर आगे भी बताएंगे जो भी उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, समास हैं, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, संधि विच्छेद। ठीक है, और ये शब्द रूप भी आपको हम याद करने के लिए बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो चलते हैं। आपको कल जैसा मैंने कहा था कि आपको सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे, तो मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रस। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि रस किसी कविता या नाटक या काव्य को पढ़ने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, ये रस के अंग होते हैं। फिर इसी क्रम में रसों के प्रकार। ठीक है, देखो अपना अपना सभी का अलग अलग मत है। कई कवियों ने अलग बताए हैं रस, कई ने अलग बताए। तो किसी ने 9 बताए हैं, तो किसी ने 10 बताए, किसी ने 11 बताए, किसी ने 12 भी बताए। ठीक है, तो हिंदी में वैसे तो 9 रस ही माने जाते हैं। ठीक है, तो श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। ठीक है, सभी कुछ लिखा हुआ है, आप इससे नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आते हैं हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। जो किसी व्यक्ति की वेशभूषा और चेष्टाओं को देखकर जो मन में हंसी का भाव जागृत होता है, या हम ये कहें कि हास्य नामक स्थायी भाव जो होता है वो संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत हो जाता है, तो मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है। इसे हास्य रस कहते हैं। आप यहाँ से डेफिनेशन देख सकते हैं और उदाहरण भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं, अच्छा खासा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हास्य रस आपका। फिर इसके बाद आते हैं करुण रस। देखिए, करुण रस की परिभाषा भी है और उदाहरण भी लिखा हुआ है इसी के नीचे। जब किसी वस्तु तथा व्यक्ति के नाश से हृदय में जो शोक का भाव जागृत होता है उसे करुण रस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण है: मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर इसके बाद में आते हैं, देखिए रस आपका ये 2 नंबर का कंप्लीट हो गया रस। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं छंद। छंद 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो छंद 3 प्रकार के होते हैं: वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक छंद। ठीक है, तो आपको 2 छंद पढ़ने हैं, सोरठा और रोला। दोहा आपको नहीं पढ़ना है, ना चौपाई पढ़ना है। आपके सिलेबस में 2 ही हैं, सोरठा और रोला छंद। ठीक है, सोरठा आपको पता है दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो सोरठा दोहे का उल्टा होता है। आप कोई भी दोहे का एग्जाम्पल याद करके उसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है सोरठे का एग्जाम्पल, तो हमने यहाँ पे लिखा है दोहे को ही उल्टा कर दिया है। वैसे तो दोहा सीधा है: सोह तोड़े पीत पट श्याम सरोने का, मन नील मन सैल पर आत पर्यो प्रभात। ठीक है,
तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और ये एक प्रकार का दोहा है, मैंने उल्टा करके लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो श्याम सरोने गात सोहत ओढ़े पीत पटु आतप पर प्रभात मानो नीलमणि शैल पर, ठीक है। या आप यहाँ पर कोई भी मतलब जो है दोहा याद करके उसको उल्टा करके लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद में आते हैं रोला। रोला क्या होता है? यही एक प्रकार का सममात्रिक छंद है, ठीक है। सममात्रिक आप जानते ही होंगे, सम संख्याएं जिसमें आती हों, ठीक है। तो सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो ये जो संख्या है 24, ये सम संख्या है, इसीलिए इसको सममात्रिक छंद बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं उदाहरण, उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर ही भागी, ठीक है। ये आपकी मात्राएं लिखी हुई हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको सिंबल और लिख रखा है कि जो ये एक डंडा लगा हुआ ये सिंगल मात्रा होती है, मतलब एक मात्रा होती है, इसको लघु बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एस टाइप का बना हुआ है यस, तो ये गुरु मात्रा होती है, यानी डबल मात्रा, ठीक है, या बड़ी मात्रा। इसको गुरु मतलब होता है बड़ी, ठीक है, लघु मीन्स छोटी और गुरु मतलब बड़ी, ठीक है। तो इसमें 2 मात्राएं आ जाती हैं, समझ गए आप लोग, ठीक है। ये हो गया आपका रोला, ठीक है। अब चलते हैं आगे इसी क्रम में। देखिए कितनी मेहनत से आपका जो है नोट्स तैयार कर रखा है हमने। अलंकार, ठीक है। देखिए अलंकार की सबसे पहले तो मैं आपको संधि विच्छेद ही करके दिखा देता हूँ। अलम प्लस कार, ठीक है। अलम का मतलब होता है आभूषण या गहना, ठीक है। और इसमें अलंकार में व्यंजन संधि होती है, ठीक है। तो अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, सीधी सिंपल सी बात है। अलंकार के प्रकार, अलंकार जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ठीक है। तो शब्दालंकार वे अलंकार होते हैं जिनमें शब्दों से मतलब जो है काव्य की शोभा बढ़ती हो, और अर्थालंकार अर्थ समझ करके जो मतलब जो है चमत्कार उत्पन्न हो, ठीक है। तो शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, और अर्थालंकार आपके 8 होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह, विरोधाभास, ठीक है। तो सभी की यहाँ से डेफिनेशन देख सकते हैं। सभी की क्या, आपको हमने वही अलंकार लिखे हैं यहाँ पे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उपमा अलंकार की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो उपमा अलंकार, जहाँ 2 वस्तुओं की तुलना की जाए, समझ गए आप, हाँ, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसमें सा, सी, से, सम, सरिस जैसे शब्द आते हैं, ठीक है। ये इसकी पहचान है, सा, सी, से, सम, सरिस। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं नीचे 1, 2, 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं हमने, जैसे पीपर, पात, सरिस, मंडोला, मुख, मयंक, सम, मंजू, मनोहर, चंद्रमा, समग्रा, ठीक है। तो इसमें सभी में जो है उपमा अलंकार है, ठीक है। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार की परिभाषा, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद ना किया जा सके, ठीक है, जहाँ पहचान ना की जा सके, कि मतलब समझ में ना आए कुछ, ठीक है। ये तो नहीं कह सकते समझ में ना आए कुछ, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं जहाँ उपमेय और उपमान में भेद ना कर पाएँ आप, ठीक है, ठीक है। तो उदाहरण है जैसे चरण कमल बंदव हरिराई, तो चरण कमल, अब यही नहीं समझ में आ रहा है कमल चरण है या चरण कमल है, ठीक है। तो चरण कमल बंदव हरिराई, तो चरण कमल में जो है रूपक अलंकार है, ठीक है। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके रूपक अलंकार के। और 2 एग्जाम्पल और हैं रूपक अलंकार के, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, ठीक है। तो ये उस समय का वर्णन किया गया है जिस समय मतलब जो है धनुष को तोड़ने के लिए भगवान राम बाल रूप में थे, ठीक है। और जब वो उठते हैं और मंच पे चढ़ते हैं उस समय का ये वर्णन है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग।
चौथा एग्जाम्पल, अंबर पनघट में डूब रही तारा घटूसा नागरी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स आपके रूपक अलंकार के हो जाएंगे। कुछ नहीं, आपको 4 एग्जाम्पल दिए, मैंने सोचा कि आप लोग 1 या 2 एग्जाम्पल तो याद ही रख सकते हैं, एक ही एग्जाम्पल लिखना है, ज़्यादा नहीं। फिर इसके बाद में उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार में आ जाइए, इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तथा जनु जनो मनु मनो शब्द आते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है पहचान करना। जैसे जनु जनो मनु मनो शब्द, ये शब्द आ जाए तो वहाँ समझ लेना उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने घात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्य प्रभात। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, धाय धाम काम सब त्यागी, मनो रंक निधि लूटन लागी। तीसरा एग्जाम्पल, अनुराग तड़ाव में भानु उदय, बिगसी मनोमंजल कंज कली। फिर अगला एग्जाम्पल है, चम चमात चंचल नयन, बिच घूंघट पटजीन, मनो सुर सरिता विमल, जल उछरत जगुमीन। ठीक है, देखिए काफ़ी समय कम है, नहीं तो हम आपको इन सब का अर्थ बताते, बहुत अच्छा लगता है। ये काव्य है और इसको पढ़ने में बहुत अच्छा। ठीक है, तो आपका अलंकार कंप्लीट हो गया। अलंकार के बाद में आपका पूछा जाता है समास। ठीक है, समास आपका पूछा जाता है 2 नंबर में। ठीक, तो समास ज़्यादा नहीं, आपको 2-3 समास पूछे जाते हैं, 2 ही 3 आते हैं उस पेपर में आपके, तो हमने डिटेल में आपको जानकारी देने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप भी लोग जानते हैं कि अधूरा ज्ञान किसी काम नहीं आता है, कोशिश पूरी रही है हमारी कि कंप्लीट कराएं इसको। देखिए, समास। समास क्या होता है? 2 शब्दों के मेल को समास कहते हैं। सीधी सी छोटी सी बात समझिए। फिर ठीक है, समास के 6 प्रकार होते हैं, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष। ठीक है, तो आपका एक तो द्विगु समास पूछ लिया जाता है बोर्ड पेपर में। ठीक है, द्विगु समास, तो इसमें पहला पद यानी जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है, बस यही इसकी पहचान है। ठीक है, यही इतनी ही डेफिनेशन लिखिए, ज़्यादा नहीं। उदाहरण देख लीजिए, ज़रूरी नहीं देखिए एग्जाम्पल इसी में से पूछ लिया जाए, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, बस आपको इतना याद रखना है कि उसमें पहला पद संख्यावाची होगा, मतलब संख्याएं आएंगे उस शब्द में। जैसे देखिए, नवरत्न। ठीक है, तो इसका विग्रह क्या होगा? नवरत्नों का समूह। ठीक है, यही ऐसे ही आएगा बोर्ड पेपर में, समासिक पद दिया जाएगा और आपको विग्रह करना है, और उसमें समास का नाम भी हो सकता है लिखने को आए। ठीक है, नाम नहीं आएगा लिखने को तो विग्रह करने को तो आएगा ही। ठीक है, सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह, चौराहा, 4 रास्तों का समूह, पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह या संकलन, त्रिशूल, 3 कांटों का समूह। तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, फिर आपका द्वंद्व समास भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो द्वंद्व समास में इसमें पूर्व पद यानी पहला पद या इसी पहला पद व उत्तर पद या अंतिम पद, इसी को बोलते हैं उत्तर पद को। ठीक है, तो इसमें द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो जैसे एक हमारे लोगों के सामने, हम सभी लोगों के सामने एक कंडीशन रख दी जाए कि आपसे अगर पूछा जाए कि माता पिता में से आप सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हैं, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हम दोनों लोगों को प्रधानता देते हैं। ठीक है, दोनों लोगों को बराबर मानते हैं, तो बिल्कुल यही समझ लीजिए द्वंद्व समास इसी तरह से होता है। समझ गए आप? ठीक है, तो और इन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह भी लगा होता है, जरूरी नहीं योजक चिन्ह हो भी। ठीक है, और इसमें और विभक्ति का लोप होता है। आप देख सकते हैं और शब्द जो लिखा है ये कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, दोनों कॉमा के अंदर, तो और विभक्ति का लोप होता है, मतलब ये दिखाई नहीं पड़ता और छिपा रहता है इन शब्दों में। जैसे देखो, माता डैश पिता,
ठीक है। तो माता डैश डैश जहाँ पे लगा है तो यहाँ पे और शब्द छिपा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका मतलब समास, समास विग्रह जो है तो माता और पिता, और शब्द आ गया पाप पुण्य, पाप और पुण्य, देवासुर। अब देखिए इसमें डैश नहीं लगा हुआ देवासुर में, ठीक है। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि जरूरी नहीं योजक चिन्ह ही हो तो वहाँ द्वंद्व समास होगा ही, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो देवासुर, तो यहाँ पे और विभक्ति का लोप है, देव और असुर, ठीक है। राम सीता, राम और सीता, नर नारी। अब देखिए ये नर नारी शब्द लिखा हुआ है नीचे, तो यहाँ पर भी डैश नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो नर और नारी, समझ गया, ठीक है। तो द्वंद्व समास हो गया। फिर इसके बाद में आपका अव्ययीभाव समास भी रहता है, लेकिन ये आपसे बोर्ड पेपर में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप देख लीजिए और इसको पढ़ लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन ये बोर्ड पेपर में नहीं आएगा। फिर बोर्ड पेपर में आता है आपका बहुब्री समास, आप देख सकते हैं बहुब्री समास, ठीक है। बहुब्री समास में क्या होता है, बहुब्री समास में मतलब जो है देवी देवताओं, नदियों, पर्वतों के, इन सभी के नाम आ जाते हैं, ठीक है, संभवतः। जैसे देखिए बहुब्री समास की परिभाषा उदाहरण, जिस शब्द में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और एक तीसरे अर्थ का बोध होता है, वहाँ बहुब्री समास होता है, ठीक है। उदाहरण देखिए, जैसे नीलकंठ, अर्थात नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। दशानन, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। गिरिधर, गिरि मतलब पर्वत, पर्वत को धारण करने वाले, पर्वत किसने उठाया था, गोवर्धन पर्वत किसने उठाया था, श्री कृष्ण जी ने उठाया था, ठीक है। तो श्री कृष्ण को गिरिधर कहा जाता है, ठीक है। अब वहाँ हनुमान जी पे मत जाइएगा, है ना। देखिए एक और अभी आपका परीक्षा में पूछा गया था बहुब्री समास से, एक दंत, ठीक है। तो एक दंत क्या होता है बताइए आप लोग। एक दंत ये बहुब्री समास का ही उदाहरण है। चलिए, आप लोग गणेश जी की आरती करते होंगे, पता होगा आप लोगों को कि एक दंत दयावंत चार भुजाधारी हैं, लड्डुअन को भोग लगे संत करें सेवा, है ना। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। तो उन्हीं की बात कर रहे हैं, लंबोदर जी की, गणेश जी की, ठीक है। तो एक दंत किसका पर्यायवाची है, गणेश जी का, ठीक है। तो एक चीज़ और समझ लीजिए, बहुब्री समास में ज़्यादातर पर्यायवाची भी होते हैं, ठीक है। इसमें पर्यायवाची शब्द ही होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। फिर इसके बाद में आते हैं कर्मधारय। कर्मधारय भी ज़्यादा विशेष नहीं है आपका, ठीक है। तो कर्मधारय पढ़ लीजिए थोड़ा थोड़ा, वैसे हमारे हिसाब से 3 ही पूछे जाते हैं, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्री समास, इसी में से अभी तक आए हैं, और कर्मधारय से अभी तक नहीं आया है क्वेश्चन हाई स्कूल में, हिंदी में, यूपी बोर्ड में, ठीक है। तो कर्मधारय जिसमें पहला पद विशेषण होता है, यानी विशेषता बताने वाला, तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, और अंतिम पद विशेष से होता है, ठीक है। आप 6, 7, 8 में विशेषण और विशेष से पढ़े होंगे, ठीक है। तो श्वेत, उदाहरण देख सकते हैं, श्वेत कमल, श्वेत तो विशेषता कमल की क्या है, सफ़ेद, ठीक है। तो श्वेत है जो कमल, समझ गए विग्रह इसका। काली मिर्च, अब मिर्च कैसी है, काली, विशेषता क्या होगी इसकी, काली होगी, तो मिर्च है जो काली, ठीक है। नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या होगी, नीला होना। पीतांबर, पीला है जो अंबर, ठीक है। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, ठीक है। तो ये आपके साइड में लिखे हुए हैं विशेषण, ठीक है, यानी विशेषता बताने वाले ये शब्द होते हैं, ठीक है। श्वेत, काली, नील, पीता,
चंद्रमुखी। ठीक है, तो इसके बाद में आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास भी आप देख सकते हैं, लेकिन सवाल इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तत्पुरुष समास लिखने के लिए आप नोट्स के लिए आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, जिसमें तत्पुरुष समास की डेफिनेशन हो जाएगी, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद गौड़ का मतलब है यहाँ पे पूर्व पद की प्रधानता नहीं रहती, उत्तर पद की प्रधानता रहती है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। तो जितने कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह तो वैसे हमारे हिसाब से 7 होते हैं। ठीक है, 7 क्यों, 8 होते हैं कारक चिन्ह। तो कारक चिन्हों में 6 कारक चिन्ह जो होते हैं वो तत्पुरुष समास में आते हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध, अधिकरण। ठीक है, तो इसमें 2 छोड़ दिए जाते हैं कारक चिन्ह, कौन कौन से, कर्ता और संबोधन। ठीक है, आप इसमें नोट्स के लिए आप लिख सकते हैं, इसको वीडियो को स्किप करके लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं प्रत्यय। प्रत्यय भी आपका जो है 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, प्रत्यय आप देख सकते हैं। प्रत्यय 2 आपको ज़्यादा नहीं कुछ करना है, ये तो डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछी जाती है, सीधा प्रत्यय बनाने को आते हैं। तो हम आपको ले चलते हैं प्रत्यय। ये उदाहरण जितने लिखे हुए हैं आप बस इतने ही पढ़ लीजिए। मैंने जितने भी प्रत्यय हैं मैंने सभी लिख दिए हैं। ठीक है, तो 11 प्रत्यय हैं, आई, बट, हट, तापन, त्व, वा, ये, मान, इक, औती। ठीक है, तो इतने ही प्रत्यय इसी में से आएंगे आपके बोर्ड पेपर में, इससे एक भी प्रत्यय बाहर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं नीचे मैंने एक लाइन लिखी है, इसके अतिरिक्त कोई प्रत्यय नहीं आएगा बोर्ड पेपर में। समझ रहे हैं आप, नहीं आएगा तो नहीं ही आएगा, बस इतने ही आएंगे। मतलब इसमें से आपके 4 प्रत्यय आएंगे, 4 या 5 आएंगे। ठीक है, 5 में से आपको कितने करने हैं, 2 प्रत्यय करने हैं केवल। ठीक है, बोर्ड पेपर में। तो आप देख सकते हैं प्रत्यय। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं, ये प्रत्यय जो होते हैं ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, समझ गए। जो आई है, बट है, ये आप देख सकते हैं ये पीछे लिखे हुए हैं शब्द के। ठीक है, फिर इसके बाद में आते हैं पर्यायवाची। देखिए पर्यायवाची तो बहुत होते हैं, आप पर्यायवाची इतने सारे नहीं लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने आपके इम्पोर्टेंट पर्यायवाची यहाँ पे लिख दिए हैं और इसी में से पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, हम दावा तो नहीं कर सकते हैं कि नहीं यही आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है, बहुत अच्छे अच्छे पर्यायवाची यहाँ पे लिखे हैं जिसकी संभावना रहती है पेपर में पूछने की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अग्नि, आकाश, अश्व, अतिथि, आँख, अंधकार, इंद्र, कपड़ा, कमल, कामदेव, गंगा, ग्रह, चंद्रमा, जल, जंगल, तलवार, दिन देवता, दूध, धनुष, नारी, पक्षी, पत्नी, तालाब, पवन, पुष्प, पृथ्वी, आकाश, बंदर, बादल। ठीक है, तो इतने हैं और इसके साथ में थोड़े से और हैं 8-10 ये, बिजली, मछली, रात्रि, अमृत, वर्षा, हाथी, पर्वत, सूर्य, सर्प, हवा, सरिता। ठीक है, तो बस इतने ही पर्यायवाची हैं। आप इसमें से हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं या फिर यहाँ से वीडियो स्किप करके आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े से तत्सम और तद्भव लिखे हुए हैं, इनकी भी कोई मतलब दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि तत्सम तद्भव ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं। तो आप ये है देख लीजिए, आपकी बुक में होंगे, बुक से आप पढ़ लीजिए तद्भव तत्सम को। ठीक है, मैंने तो एक तरफ से आपका नोट्स तैयार किया हुआ है। देखिए, अग्नि का आग, स्तंभ का खंबा, अंगुष्ठ का अंगूठी, अच्छी का आँख, ग्रीवा का गर्दन, क्षीर का खीर, कोकिल का कोयल, काक का कौआ, कर्ण का कान, गोधूम गेहूँ। ठीक है, ये जितने भी मैं पढ़ रहा हूँ ये तत्सम शब्द हैं, और इधर ये राइट एंड पे जो लिखे हुए हैं ब्लैक कलर से ये तद्भव शब्द हैं। ठीक है, हिंदी के शब्द, उसके आगे लिखा और है संस्कृत और हिंदी शब्द। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ से अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो तद्भव तत्सम कुछ ज़्यादा हैं, इसको आप देख लीजिए बस एक बार और आप
कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इनको देख लीजिए, बस हम दिखा दे रहे हैं आपको पूरे। ठीक है, फिर यहाँ से आ जाइए। बहुत सारे लिखे हुए हैं, ठीक है, मेरे पास। तो फिलहाल इतना तो मैं कह सकता हूँ कि इसके जितने मैंने बताए आपको, इसके अंदर ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपके तद्भव तत्सम खत्म हो गए हैं। फिर इसके बाद में आते हैं संधि पे। ठीक है, तो संधि को आगे पढ़ाएंगे।